Hello and welcome everyone. Myself is Dr. S.K. Singh and I am pursuing MBBS from the Delhi University. During my MBBS, I have also some experience to teach and guide medical aspirant and various medical entrance exam like AIMS and NEET. Friends, आप जो सिचुएशन अभी फेस कर रहे हो वो मैंने भी किया था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया. It's just because it's poor guidance and some ridiculous behavior by the institute. क्या पढ़ना था, कैसे पढ़ना था, वो इंस्टीट्यूट वाले मुझे हेल्प भी नहीं कर पाए. और आपको पता ही है आजकल इंस्टीट्यूट एक बिजनेस बन चुका है. तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, वो भी विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट. अब हम देखते हैं कि कैसे हमें नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना है. तो सबसे पहले आपको अगर किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो, चाहे एम्स हो या आईएएस हो, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज़ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन. एक जुनून होना चाहिए कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना ही है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए. और हम सबको पता है कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे वो महान व्यक्ति थे. दुनिया में ऐसे लोग पैदा ही नहीं हो सकते. तो उनसे एक चीज़ देखते हैं हम. उन्होंने कहा था, टेक अप वन आइडिया, दैट इज़ मेक अप दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया. लेट्स द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी बी द फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन. दिस इज़ द वे ऑफ सक्सेस. अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि मुझे सिर्फ डॉक्टर बनना है तो बनना ही है, और कोई भी ड्रीम आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको सबको पता होगा कि नीट एमबीबीएस जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन होते हैं और फिज़िक्स से 45 और केमिस्ट्री के 45, टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं. तो टोटल हमारे मार्क्स हो गए 720. हमें टारगेट ये बनाना है कि इस 90 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन को सही करना है. और अगर हम ऑन एन एवरेज देखते हैं तो अगर ये 45 मार्क्स का है तो मैं मान लेता हूँ 25 कोई बच्चा एवरेज बच्चा है तो लेके आ रहा है, इसमें भी 25 लेके आ रहा है. तो टोटल हो गए हमारे 130, दैट इज़ 520. इफ़ यू गेटिंग अ 520 यू आर सेलेक्टेड फॉर द टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ द इंडिया. तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि बायो में से 80 क्वेश्चन को हमें राइट करना है. और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस बायो के 90 में से 80 क्वेश्चन को कैसे हम राइट करें. तो चलिए हम देखते हैं कि इस 90 क्वेश्चन को हम कैसे करें. तो अगर हम 90 क्वेश्चन में देखते हैं तो 80 टू 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट हमारे एनसीईआरटी से आते हैं, दैट इज़ न्यू एनसीईआरटी. और 10 टू 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो बाहर से होते हैं, अदर से होते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे कि ये बाहर से कहाँ से होते हैं, ठीक है. और पहले हम इसे, ये ज़्यादा कंसर्न नहीं है, इसका देखते हैं हम. 80 टू 90% अगर देखेंगे जो न्यू एनसीईआरटी से आती हैं तो इसका अगर हम देखा परसेंटेज निकालें तो 70 टू 81 क्वेश्चंस होते हैं. और मैं वन एन एवरेज मान लेता हूँ 75 क्वेश्चन कि हमें कर लेना है. इसका 10 टू 20% में वन एन एवरेज निकालता हूँ 90-80 क्वेश्चन, और मैं एवरेज ही लेता हूँ 10 क्वेश्चन. तो इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो 85 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन एवरेज लेता हूँ. अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो 80 क्वेश्चन आप कर सकते हैं. और ये जो 10 to 20% क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वाले कहते हैं कि हमारे नोट्स पढ़ो, हमारे असाइनमेंट पढ़ो, हमारे अलग अलग नोट्स जो वो लिखवाते हैं वो पढ़ो. कुछ भी हमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है. ये जो क्वेश्चन होते हैं, जो ये 10 to 20% जो क्वेश्चन होते हैं, ये हमारे ओल्ड एनसीईआरटी के बुक से आती है. ओल्ड एनसीईआरटी बुक जो कि 2005 के पहले के एडिशन की जो होती है उनसे आती है. क्योंकि ये जो हमारा नीट जो एग्ज़ाम है वो सीबीएसई कंडक्ट करती है, और सीबीएसई किसी इंस्टीट्यूट्स के नोट्स को कॉपी नहीं करती है, किसी के असाइनमेंट को कॉपी नहीं करती है. वो हमारे पुरानी जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उससे आप देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस उससे आपको ये मिलेगा. तो चलिए हम स्टेप नंबर 1 देखते हैं कि क्या स्टेप है इस नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने का. तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा, दैट इज़ रीड ओनली एनसीईआरटी बुक. यही स्टेप है. सबको पता है कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी. आज मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है.
आपको पता चल गया कि एक ओल्ड एनसीईआरटी होती है और एक न्यू एनसीईआरटी होती है। हमें ज़्यादा अभी वेटेज न्यू एनसीईआरटी पे देना है और हमें ओल्ड भी पढ़ना है, 2005 जो एडिशन के पहले उसमें देखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो 90 क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑन एन एवरेज हमें 80 क्वेश्चन को राइट करना है। तो ये राइट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो अगर 90 में से 80 क्वेश्चंस करना है तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 2, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है? तो इसके लिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है। और आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो के थ्रू आप इजी देख पाएंगे कि कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि जो हमें पहले प्रेफरेंस देना है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस और एनालिसिस के थ्रू आपको ये बताऊंगा कि कौन सा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी में है, जो नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, ये सारे हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इसी मेथड्स को फॉलो करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी से करीब 10 to 12 क्वेश्चन हर साल नीट में आते हैं। आप देख भी सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं, बट आपके पास अब इतना टाइम नहीं है। मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है इस सब चीज़ के लिए। जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में 10 to 12 क्वेश्चन हर ईयर आते हैं। तो आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले इकोलॉजी करना है, फिर जेनेटिक्स करना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है। आप फिर कहेंगे कि भाई ह्यूमन फिजियोलॉजी 12 to 15 क्वेश्चन है जो सबसे टॉप में आना चाहिए था, यहाँ एटलीस्ट आना चाहिए था, ये यहाँ 6 नंबर पे क्यों है? तो आप देखेंगे कि जो सेल एंड देयर साइकिल है इसमें 2 चैप्टर है। आप 2 चैप्टर बहुत अच्छे से नई वाली एनसीईआरटी को और पुरानी वाली एनसीईआरटी से आप कर लेते हैं तो आपके 8 to 9 क्वेश्चंस, 8 to 10 क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। जबकि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने में करीब 7 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग है। जो मैंने ये सीक्वेंस बनाया है काफ़ी एनालिटिकल व्यू से बनाया है। तो आपको यही ट्रेंड फॉलो करना है और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 3, हाउ टू प्रिपेयर दिस इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। तो अगर हमें इकोलॉजी को पढ़ना है तो इकोलॉजी को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो इकोलॉजी में ये 4 चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर इन्वायरमेंटल ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंटल है, तो सेकंड चैप्टर इकोसिस्टम है, थर्ड चैप्टर हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड फोर्थ चैप्टर इन्वायरमेंटल इशू है। ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है बट हमें नीट देना है, तो हमारे लिए कोई भी बोरिंग कोई भी चीज़ नहीं है। हमें बहुत अच्छे से हर चैप्टर को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंटल इशू से। तो इन्वायरमेंटल इशू पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी ओपन कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इसे अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम, आप न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़ना है। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये थॉट होता है कि हमें ये याद नहीं करना है। तो हमें न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़ना है। हमें ये सारे टॉपिक को, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को, इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल को, इम्पॉर्टेंट डेट्स को, हर चीज़ को याद रखना है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम आप बहुत अच्छे से पढ़िए। मान लीजिए आपके 3 आवर्स लग गए फर्स्ट मतलब पढ़ने में, फर्स्ट टाइम में पढ़ने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो 2 आवर्स बस लगेंगे। थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो 1 आवर्स में ही कंप्लीट हो सकता है। तो कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत अच्छे से टाइम दीजिए, पढ़िए उसे अच्छे से। और एक बार अगर न्यू एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, अगर आपने न्यू एनसीईआरटी पढ़ लिया, फिर आप देखेंगे ओल्ड एनसीईआरटी को एक बार आप रीड कर लीजिए, 1 टाइम्स आप रीड कर लीजिए। फिर मैं मानता हूँ कि एनसीईआरटी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी शॉर्ट हैं, कंफ्यूजिंग है। तो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको हेल्प कर सकूँ, उस शॉर्ट और कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को आपको समझा सकूँ। तो आपको कैसे पढ़ना ये पता चल गया। अगर आप 1 और 2 बार पढ़ लेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल दूंगा कि अगर आपने इन्वायरमेंटल इशू को आपने 1 और 2 टाइम्स जस्ट रीड किया है, बहुत अच्छे से गहराई से नहीं पढ़ा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं आपको इसको एग्जांपल क्वेश्चन के थ्रू दे रहा हूँ। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट फॉर द एक्सटेंशन इन नीट 2016 में आया है। और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट। ये अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो पेज नंबर 264 जो नई वाली एनसीईआरटी है आप ओपन करके देख सकते हैं। इसका आंसर ही है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशंस।
तो आपको पता चल गया होगा कि एनसीईआरटी का कितना इम्पोर्टेंस फैक्टर है। आपको मैं ये बताया था अभी कि अगर आप एक या दो बार अगर पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो गलत करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप गलत करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस घट जाएंगे। तो आपको ये नहीं करना है। सबसे लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी लीडिंग टू द किलिंग ऑफ फिशेस इन मेनली ड्यू टू द नॉन अवेबिलिटी ऑफ। बच्चे इसमें दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑप्शन ए और बी। अगर आप इस यूट्रिफिकेशन को 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं कि हाँ ऑक्सीजन होगा। थर्ड क्वेश्चन जो है, द इम्परफेक्टाई फंजी विच इज़ डिकम्पोजर ऑफ एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू द, बहुत एवरेज क्वेश्चन है, डिट्रोमाइसीट, पेज नंबर 24, 11th क्लास। तो आपको पता चल गया कि कितना इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी और कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लिए और इन्वायरमेंटल इशू आपने पढ़ लिया तो मैं किसी बुक की पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ। एक एमटीजी की आती है चैप्टर वाइज बायोलॉजी, चैप्टर वाइज बायोलॉजी, तो आप ये ले सकते हैं बुक, बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी इसी से किया था। तो उस चैप्टर में आप सबसे पहले ओपन कीजिए इन्वायरमेंटल इशू और आप देख क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए करना। सपोज़ आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको आंसर नहीं देखना है, कुछ भी नहीं करना, छोड़ देना है। फोर्थ अटैम्प्ट कीजिए, हो गया। मान लीजिए 5 भी आप प्रॉब्लम में आ गया, 5 भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे क्या कीजिए कि इसे छोड़ दीजिए। फिर इसके आंसर को देख के याद मत कीजिए, क्योंकि हमें अगर अगर आपने आंसर देख लिया तो उस टाइम तो याद हो जाएगा, बट जब आप पेपर देने जाएंगे तो हो सकता है शायद भूल जाए। तो आप देखिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। अगर न्यू वाले एनसीईआरटी में नहीं है तो ओल्ड एनसीईआरटी से इसे मिलना तय है, वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो आप उस ओल्ड एनसीईआरटी को ओपन कीजिए, वहाँ से आप उस आंसर्स को अच्छे से रीड कीजिए 2-3 टाइम, ताकि ये पक्का हो जाए हमारा। तो हमारा स्टेप 4 है, दैट इज़ रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर इकोलॉजी ख़त्म कर लिया और आप अगर जेनेटिक्स में मूव हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जेनेटिक्स कीजिए, बट साथ के साथ इकोलॉजी को बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, ताकि हमें उस इकोलॉजी बिल्कुल पक्का हो जाए। और जो क्वेश्चंस आपने मार्क किए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हो पाया था, तो उसको आप नए वाले एनसीईआरटी पे लिख भी सकते हैं, कि ताकि जब आप फाइनल रिवीजन करें तो आराम से वो हो पाए। द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, तो सबसे पहले आप अपने घड़ी में अलार्म सेट कीजिए 2.5 आवर्स का, और उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो को क्वेश्चन करना है। और हमें ट्राई कीजिए कि इस टाइम में ही करें, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम हमारे नीट के यहीं पे होते हैं, तो थोड़ा ब्रेन में क्रिएट हो सकता है रिसेप्टर्स कि हाँ इस में अलर्ट रहना है, इसमें पर्टिकुलर इस टाइम में अलर्ट रहना है। तो हमें प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करना है। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करने से हमें पैटर्न का पता चल जाएगा कि कैसे करना है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको पेपर में कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि 90 क्वेश्चन है, तो 1 to 90 है, तो जनरली क्या होता है, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं और जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं थोड़े टफ होते हैं। अगर आप 45 नंबर देखेंगे तो मतलब 45 नंबर क्वेश्चन एज़ कम्पेयर टू 90 या 1 थोड़े आसान होते हैं, तो एवरेज क्वेश्चन होते हैं। तो हमें एवरेज क्वेश्चन को पहले पिकअप करना है। तो आप पहले इधर ऊपर कीजिए एंड देन नीचे कीजिए, ना ही स्टार्टिंग ना ही एंड। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा मोटिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन। अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, मोटिवेट योरसेल्फ। तो हमें बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो को देखकर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस हमें दिमाग में ये थॉट क्रिएट करना है कि मेरा इस बार सिलेक्शन होगा ही होगा, मेरी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है। ये दिमाग में हर दिन आपको सोचना है, हर बार सोचना है कि मैं कैसे भी मेरा सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि यू नो दैट पॉजिटिव थॉट लीड्स टू द पॉजिटिव रिजल्ट। तो हमें पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोचना है। तो यहाँ मेरे कुछ स्टूडेंट के नाम हैं जो कि मैंने पढ़ाया है उन लोगों को, जैसे अनुराग सिंह है, नेहा शर्मा है, विशाल सिंह है। विशाल सिंह है, ये विशाल सिंह का इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर ये है, एप्लीकेशन नंबर ये है, और डेट ऑफ बर्थ ये है। अगर आपको लगे कि आप चेक कर सकते हैं, इस साल ही सिलेक्शन हुआ है उसका 2017 में। सो ये जो मैंने आपको मेथड बताया है, जो शेयर किया है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा बिना किसी इंस्टीट्यूट्स के। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।
हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तो आपको ये अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ, नया नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।